देखिए, चुनाव नजदीक है और उसके ठीक पहले है बजट का वक्त। इसलिए इस बार हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बजट लोक लुभावन होने वाला है। बहुत सी सौगात, बहुत से तोहफे इस बार ये जो बजट आने वाला है इसमें आम आदमी के लिए होने वाले हैं। पर बड़ा सवाल ये है कि उम्मीदें जो आपकी हैं वो क्या ये बजट पूरा कर पाएगा? जो इंडस्ट्री ने उम्मीदें की हुई हैं, क्या उनकी उम्मीदें पूरी होंगी? और जो तोहफे मिलने वाले हैं वो तोहफे आखिर होंगे क्या? और सबसे बड़ा सवाल, अंतरिम बजट आखिर होता क्या है? तो इन सभी बातों पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मनी गुरु में जुड़ रहे हैं आनंद राठी के फिरोज अजीज। बहुत स्वागत है फिरोज आपका हमारे शो में। और देखिए, जैसा फिरोज हमने बात भी की, जब अंतरिम बजट की बात होती है तो कई बार जो आम आदमी है वो इसे समझ नहीं पाता है, क्योंकि अभी से ही खबरों में अंतरिम बजट हेडलाइन लोगों को दिखाई दे रही है। कंफ्यूजन का भी एक माहौल है। सबसे पहले शुरुआत में इसी के साथ करना चाहूंगी, हमारे दर्शकों के लिए, व्यूवर्स के लिए आसान भाषा में बताएं अंतरिम बजट क्या है। देखिए, अंतरिम बजट ये होता है जिस साल में भी गवर्नमेंट बदलने की संभावना होती है तो फुल ईयर की बजट एक करंट गवर्नमेंट प्लान नहीं कर पाती है, तो इसीलिए एक इंटरिम बजट देती है। अगर वो वापस पावर में आ जाती है तो उस इंटरिम बजट पे चेंजेस होते हैं। क्योंकि ये साल 2019 का साल है, तो हर 5 साल, जैसे 2014 में पहले जनरल इलेक्शंस हुए थे वैसे 5 साल बाद अब जनरल इलेक्शंस होंगे। तो एक गवर्नमेंट जो है उसका फुल टर्म डिसाइडेड नहीं होता है, इसीलिए वो इंटरिम बजट प्रेजेंट करती है ताकि कोई फ्लूइडिटी हो और कोई भी तब्दीली करनी हो तो वो आगे चल के कर पाएं। So that's the basic concept of an interim budget. तो अंतरिम बजट तो आप समझ ही गए किस तरह से आम बजट से अलग है। ये भी फिरोज ने बहुत अच्छे से आपको समझाया। लोगों की उम्मीदों की अगर मैं बात करूं फिरोज, हालांकि इस बार कोई खास ऐसा नहीं है, भले अंतरिम बजट है, उम्मीदें तो हर साल ही लोगों को होती है और जितनी रियायत उन्हें मिल रही होती है उससे ज्यादा ही रियायत की उम्मीद हर बार ही लोग करते हैं। लेकिन खास करके अगर इस बार के मैं बजट की बात करूं, आपकी भी लोगों से बातचीत हुई होगी, कैसी उम्मीदें लोगों की आपको दिखाई दे रही है? कितना चाहते हैं वो सरकार से और कितना पूरा होने की उम्मीद है? देखिए, आई थिंक ये बजट, जाहिर सी बात है कि थोड़ा पॉपुलिस्ट बजट होगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के प्रति इतना झुकाव नहीं होगा, पॉपुलिस्ट होगा। पॉइंट 1। पॉइंट 2, रूरल एरिया में ज़्यादा तवज्जो होगी। टैक्स रिबेट्स ज़्यादा मिलने की संभावना है, बिकॉज इलेक्शन ईयर में देखा गया है कि अगर हम 4 जनरल इलेक्शंस के इंटरिम बजट्स को एनालाइज करें तो ज़्यादा झुकाव पॉपुलिस्ट, ज़्यादा पीपल फ्रेंडली बजट आने की उम्मीद है। दैट्स पॉइंट 1। ऑफ कोर्स फिस्कल डेफिसिट जिसको कहते हैं, जो सिंपल सरल तरीके से समझाया जाए तो जो कमाई है गवर्नमेंट की और जो खर्चा है, उस कमाई और खर्चे में जो अंतर होता है उसको कहते हैं सरप्लस या डेफिसिट। वो डेफिसिट ज़्यादा होने की उम्मीद है, तो इसीलिए गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि वो बहुत सारे स्पेंडिंग कर सके वेरिएबल एक्सपेंडिचर पे। फिक्स्ड एक्सपेंडिचर एक होता है। सो पॉइंट 1 आई एम मेकिंग इज इट्स गोना बी अ पॉपुलिस्ट बजट। पॉइंट 2, रूरल की एरिया की तरफ ज़्यादा तवज्जो होगी। पॉइंट 3 ये कह रहा हूँ कि जो टैक्स की रिबेट्स हैं वो आने की संभावना अच्छी खासी है। पॉइंट 4 ये है कि जो हाथ बंधे हैं गवर्नमेंट के, क्योंकि जो फिस्कल डेफिसिट की जो टारगेट्स हैं वो मीट होती नहीं दिख रही, तो जो खर्चा करने के लिए गवर्नमेंट के पास जो फ्रीडम होती है वो इस बार थोड़ी कम होगी पिछले बजटों के मुकाबले। सो उसमें संतुलन ला के जो गवर्नमेंट करेगी, इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट टू सी। शालिनी, 80C की मैं बात यहाँ पर करना चाहूंगी फिरोज, क्योंकि पिछले काफी वक्त से हमने देखा है इसमें बदलाव भी नहीं हुआ है, लोग चाहते भी हैं और ऐसे में जब लोगों की इनकम बढ़ रही है, गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि लोगों की इनकम बढ़े, तब 80C का दायरा क्या और बढ़ाने की जरूरत है? पहले से ही ये ओवर क्राउडेड है, बहुत सारे निवेश के विकल्प हैं और सेविंग्स के लिए भी तमाम ये जो चीजें हैं वो इस 1.5 लाख के अंदर अब सिमट नहीं पा रही हैं। लगता है आपको इसे अब बढ़ाने का वक्त आ गया? फिक्की की तरफ से भी ये मांग की गई है कि 1.5 लाख से बढ़ा करके 3 लाख इसे किया जाना चाहिए। आपकी क्या राय होगी? देखिए, मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स ये जो बेनिफिट है, 1.5 लाख रुपए का जो बेनिफिट है, वो अगर बढ़ा दिया जाए तो स्ट्रेट डिस्पोजेबल इनकम, जो पोस्ट टैक्स जो डिस्पोजेबल इनकम है एक आम इंडिविजुअल की बढ़ जाएगी। बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट बदलाव जो आ चुका है कि एनपीएस को ये 80C में शामिल कर लिया गया है अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए। आई थिंक दैट्स अ बिग मूव। तो आपके पास कुल मिला के 2 लाख रुपए की लिमिट है एनपीएस के लिए। रहा
सवाल वो लिमिट को बढ़ाने का, मेरे हिसाब से इस साल लिमिट बढ़ाने की गुंजाइश कम है, बट ऑफ कोर्स आई थिंक वो 2 से 2.5 लाख रुपए करने की एटलीस्ट इन्फ्लेशन की मात्रा में उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और ये 1 लाख और 1.5 लाख के बीच में काफ़ी सालों से है। एटलीस्ट जैसे महंगाई बढ़े, टैक्स रिबेट्स हैव टू एटलीस्ट इंक्रीज एट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, विच हैज़ नॉट हैपेंड। शालिनी। बिल्कुल। और अगर मैं क्योंकि बजट की हम बात कर रहे हैं, फिरोज अजीज की खास करके उम्मीदें जानना चाहूँ, क्योंकि जो महिलाएं हैं उनकी क्या उम्मीदें हैं, आम लोगों की, सैलरीड क्लास की क्या उम्मीदें हैं, ये तो हम तमाम व्यूवर्स जो हमारे उन्हें दिखाई रहे हैं, लेकिन खास करके फिरोज अजीज की अगर मैं जानना चाहूँ कि क्या उम्मीदें इस बार के बजट से क्या होंगी। देखिए, मेरी एक उम्मीद तो डेफिनेटली है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर जो है वो इंडिया में बढ़ना चाहिए। सो आई थिंक द बजट सेट असाइड फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एक अच्छा आना चाहिए। कैपिटल मार्केट्स की अगर मैं बात करूं तो जो भी टैक्सेशन लास्ट टाइम उन्होंने इक्विटी को इंट्रोड्यूस किया था, उसमें इंडेक्सेशन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। ये मेरी विश लिस्ट है। ऑफ कोर्स ये पूरी होने की उम्मीद कम है। तो इंडेक्सेशन इक्विटी पे भी लागू होना चाहिए, क्योंकि महंगाई दोनों एसेट क्लास को, डेट फंड्स को और इक्विटी फंड्स को, दोनों को मात देती है। तो दोनों में ही इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए, जो नहीं मिला है। दैट्स माय सेकंड विश लिस्ट। थर्ड विश लिस्ट, लाइक यू सेड शालिनी, आई थिंक एटीसी की जो लिमिट है 1.5 से 2 and 2.5 कर देनी चाहिए, and I think that should be clubbed with the NPS limit. The fourth expectation from the budget is, to my mind, जो कैपिटल गेन्स हैं डेट साइड पे, जो 3 साल की हो गई हैं, वो वापस रिवर्स करके इक्विटी को भी और डेट को भी 2 साल पे लेके आना चाहिए मेरे हिसाब से। और 3 साल इज अनफेयर ऑन द डेट साइड। रियल एस्टेट की लॉन्ग टर्म 2 साल है, डेट की 3 साल है, इक्विटी की 1 साल है। दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। इसमें सिंप्लिसिटी लाने की जरूरत है। आई थिंक दैट इज बीइंग स्पोकन and that hopefully should get delivered. कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एलटीसीजी खत्म भी हो सकता है। आपको ऐसा लगता है क्या, इतनी जल्दी इंट्रोड्यूस करने के बाद इतनी जल्दी खत्म भी कर देगी सरकार? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक ये बहुत अनफेयर एक्सपेक्टेशन है। आई थिंक अगर ये बढ़े ना 3-4 साल तक, आई थिंक दैट विल इटसेल्फ बी अ फेवर टू इक्विटी इन्वेस्टर्स, क्योंकि आज डेट की 20% है, इक्विटी की 10% है, और शॉर्ट टर्म इक्विटी में 15% है और लॉन्ग टर्म 10% है। ये जो है शॉर्ट टर्म की ना बढ़े, यही बहुत बड़ी बात है। आई थिंक द फर्स्ट स्टेप वाज 10%। आई थिंक उसको रोल बैक करने की गुंजाइश ही नहीं उठती, क्योंकि गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम हमें सबको एक बहुत बड़ी रियायत दी थी, छूट दी थी। उसमें ग्रैंड फादरिंग का क्लॉज डाला था। उसका मतलब जो भी आपने टैक्स फ्री गेन्स बनाए थे वो आपके थे, और उस पर टैक्स नहीं डाली थी। आई थिंक दे वर वेरी लिबरल, इसीलिए उसको रोल बैक करने की गुंजाइश बहुत कम है मेरे हिसाब से। शालिनी। अच्छा, टैक्स के लिए तो आपने बताया फिरोज इसके पहले भी कि आप चाहते हैं एटीसी के दायरे को और ज्यादा बढ़ाया जाए। अगर हम इनकम टैक्स की बात करें, छूट की जो सीमा अभी फिलहाल 2.5 लाख है, 5 लाख तक होते हुए आप उसे देख पा रहे हैं क्या? आई थिंक वो एक कॉन्वर्जेशन हो रही है, अंडर करंट्स हैं। ये 2.5 लाख की जो लिमिट है वो भी काफ़ी सालों से उतने पे ही है, या थोड़ी सी माइनर मॉडिफिकेशन की है। उसमें डेफिनेटली इस बजट में, इंटरिम बजट में इसकी बढ़ने की 5 लाख तक बढ़ने की संभावना है। मेरे हिसाब से 2.5 से 4 लाख तो होने की अच्छी खासी संभावना है, ताकि वो महंगाई से कैचअप कर सके। और ये बहुत अच्छा मूव होगा ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट जस्ट बिफोर द इलेक्शन, की लिमिट बढ़ा दी जाए, जो कि ज़्यादा स्टैग्नेंट है। तो शालिनी, इट्स अ वेरी गुड आइडेंटिफिकेशन, आपने सही चीज़ आइडेंटिफाई की है। इसमें लिमिट बढ़ने की अच्छी खासी संभावना है, इफ नॉट एटीसी। कितना % चांस आपको लग रहा है? 5 लाख नहीं होगा, आपने कहा 4 लाख तक होना चाहिए। अगर 4 लाख भी नहीं हो, 3 लाख हो, 3.5 लाख हो, कितना % आपको चांस लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भी हवाई रह जाएगा ये वाला सेक्टर और लोगों को कुछ भी राहत नहीं मिलने वाली है इनकम टैक्स के अंदर? कितना % उम्मीद है आपको? देखिए, मेरे हिसाब से एटलीस्ट 1 to 1.5 lakhs कुछ मीनिंगफुल इंक्रीज करने के लिए आपको एटलीस्ट 1 लाख से 1.5 लाख तक मूव करना पड़ेगा। आई थिंक वो अननोटिस हो जाएगा। अगर वो 4 लाख के नीचे है तो वो एक इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा, एक बहुत बड़ी रियायत नहीं मिलेगी, बहुत राहत नहीं मिलेगी टैक्स पेयर को, स्पेशली स्मॉल टैक्स पेयर्स को। सो आई थिंक फॉर इट टू बी अ सेंसिबल डिसीजन, 4 लाख तक तो एटलीस्ट मूव करना पड़ेगा। महिलाओं को क्या थोड़ी और रियायत मिलनी चाहिए इसमें?
आई थिंक वो डेफिनेटली मिलनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं की जो मोटिवेशन है एम्प्लॉयमेंट की, आप जैसे एम्प्लॉयमेंट ग्रो होगा, महिलाओं की अच्छी खासी मात्रा बढ़ रही है। ऑफ कोर्स आई थिंक टू मोटिवेट द फेयर सेक्स इट्स इम्पॉर्टेंट दैट ये रियायत थोड़ी ज़्यादा फेवरेबल हो महिलाओं की तरफ, एंड आई थिंक उसकी गुंजाइश रही है, आगे चल के भी रहेगी। दैट्स माय ओपिनियन एज वेल। अच्छा, इनहेरेंट टैक्स के बारे में आपका क्या कुछ कहना है फिरोज? क्या इसे लेकर के इस बार कुछ घोषणा हो सकती है? क्या है ये, कुछ व्यूअर्स को बताएं आप। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है शालिनी। ज़्यादा जागरूकता नहीं है इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में, तो व्यूअर्स को समझा देते हैं। इनहेरिटेंस टैक्स देखने में बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है इनहेरिटेंस टैक्स, बट सिंपल सी चीज़ है। जब एक इंसान की कुछ मौत हो जाती है और वो अपने बच्चे को अपने पैसे और अपनी वेल्थ को ट्रांसफ़र करते हैं, उस ट्रांसफ़र करने के दौरान एक टैक्स डालते हैं, उसको कहते हैं इनहेरिटेंस टैक्स। जब वो बच्चा इनहेरिटेड करता है, लीगल हायर्स इनहेरिट करते हैं, उस पे इनहेरिटेंस टैक्स लगता है। बड़े देशों में ये टैक्स बहुत भारी भरकम होता है, 30 से 50% का पैसा टैक्स में चला जाता है। ये इनहेरिटेंस टैक्स कहलाता है। इंडिया में 1984 तक इनहेरिटेंस टैक्स छोटी मात्रा में था, उसको वापस लागू करने की काफ़ी बार बात हो चुकी है। तो ये बजट में, इफ़ नॉट दिस बजट, अगले बजट में इनहेरिटेंस टैक्स की री इंट्रोडक्शन इंडिया में सीम्स इनएविटेबल, और वो जो है उससे बहुत आपको चौकन्ना रहना है। जब एक इंसान चला जाता है और अपनी वेल्थ को बच्चों में ट्रांसमिट करता है, जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं इनहेरिटेंस टैक्स। ये क्यों आने की संभावना ज़्यादा है? क्योंकि 2014 में वेल्थ टैक्स को अबॉलिश कर दिया था, और ये इंडिकेट किया था कि वेल्थ टैक्स हम इसीलिए हटा रहे हैं क्योंकि इनहेरिटेंस टैक्स वापस लाने की गुंजाइश है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इससे बचने का भी कोई तरीका है क्या? क्योंकि गिफ्ट के ऊपर चाहे वो कितना भी आपको अपने पेरेंट्स से मिले, अभी तक फिलहाल टैक्स नहीं देना होता है। तो क्या किसी दूसरे जरिए से अगर हम बच्चों को गिफ्ट कर दें, इस टैक्स से बचने के लिए कोई रास्ता होता है क्या इसमें? बिल्कुल बिल्कुल शालिनी, इट्स अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन, आई मस्ट टेल यू। जब भी इनहेरिटेंस टैक्स लागू होता है, गिफ्ट टैक्स को भी लागू करने की डेफिनेट बात होती है। जैसे यूएस में गिफ्ट टैक्स, गिफ्ट की एक लिमिट है, जैसे इंडिया में अनलिमिटेड है बिटवीन रिलेटिव्स एज डिफाइंड बाय द इनकम टैक्स। यूएस में लिमिट है, यूके में, ब्रिटेन में लिमिट है। तो जब भी इनहेरिटेंस टैक्स आएगा तब गिफ्ट की एक सीमा डाल दी जाएगी, तभी ये इनहेरिटेंस टैक्स का कोई रेलेवेंस रहेगा। अगर चे इनहेरिटेंस टैक्स आने से पहले अगर आप इसको गिफ्ट डीड के तौर पे गिफ्ट दे देते हैं, और अपने जीते जी ये पैसा आप अपने बच्चों में या बीवी में या फिर जहां भी ट्रांसमिट करना चाहते हैं हस्बैंड पे, तो वो करें, तो गिफ्ट के द्वारा आज के रूल्स के हिसाब से गिफ्ट टैक्स, जैसे शालिनी जी आपने बताया, वो गिफ्ट टैक्स, अनलिमिटेड गिफ्ट बिटवीन रिलेटिव्स इज परमिटेड एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। बट जब भी इनहेरिटेंस टैक्स आएगा तब गिफ्ट टैक्स भी वापस, या गिफ्ट की एटलीस्ट एक लिमिट, सीमा डाल दी जाएगी, जो कि आज इंडियंस के लिए नहीं है। चलिए, और फिरोज, कुछ व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनके सवालों को भी ले लेते हैं। और इस नोट के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ कि आपकी भी बहुत सारी उम्मीदें, मेरी भी बहुत सारी उम्मीदें हैं इस बजट से, और जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास है, सैलरीड क्लास है, उन सभी की बहुत सारी उम्मीदें हैं। और इलेक्शन का समय, तो एटलीस्ट इस बार तो उन सभी उम्मीदों का पूरा होना बनता है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को भी आखिर फायदा ही होने वाला है। पहले कॉलर हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं इस वक्त फोन लाइन पर हैं हमारे साथ अमित जी। बहुत स्वागत है अमित जी आपका मनी गुरु में। बताएं क्या सवाल है आपका? Good evening, ma'am. Good evening, sir. गुड इवनिंग। I have sent my portfolio via email. So my question is whether my portfolio is all right. My current age is 35 and I want to invest for long time, like 15 years for my child education and up to 25 years for my retirement. And I want to also invest around 3 to 4 lakh rupees via STP. So from the mentioned fund, in which should I do the STP? And another question was, should I switch from SBI Blue Chip to some other large cap, since the portfolio of SBI Blue Chip is overlapping with like Kotak Multicap and Mirae Asset? ठीक है, फिरोज आपके पास पूरा पोर्टफोलियो भी है अभी अमित का, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? इनके जो सवाल हैं वो, और पोर्टफोलियो फिलहाल कैसा लग रहा है इनका?
आई थिंक पॉइंट वन, अमित का जो पोर्टफोलियो है अच्छी तरह से कंस्ट्रक्ट हुआ है। आई थिंक इन्होंने जो रिसर्च किए, होमवर्क किया है, काफ़ी अच्छा किया है। आई थिंक इट्स एन इंस्पिरेशन टू द रेस्ट ऑफ द व्यूअर्स अमित। तो ये बरकरार रखें। काफ़ी बार ये होता है कि निवेशक जो है किसी की एडवाइस पे निवेश करते हैं, उनको स्कीम की कोई जानकारी नहीं होती है, उसका परफॉर्मेंस ट्रैक नहीं करते, उसके फंड मैनेजर के बारे में पता नहीं होता। तो अगर आपने अपनी खून पसीने की कमाई लगाई है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसकी आप जितनी जानकारी प्राप्त कर सके उतनी करें। सो अमित, ग्रेट, आई विल कांग्रेचुलेट यू फॉर दैट। पॉइंट टू, आपके एसबीआई ब्लू चिप ऑफ कोर्स एक लगा रहा है, बट इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एसबीआई ब्लू चिप को अगर आप एक्सिस ब्लू चिप में तब्दील करेंगे तो मेरे हिसाब से प्रोस्पेक्टिवली यू विल बी बेटर ऑफ। दैट्स पॉइंट टू। जो आपको एसटीपी करनी है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान जिसको कहते हैं, दूसरे व्यूअर्स की बेनिफिट के लिए, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में एक लो रिस्क फंड से इक्विटी फंड में ट्रांसफ़र करते हैं उस पैसे को, इसीलिए उसको कहते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। तो आप अमित कोटक लिक्विड फंड में पैसे डाल के कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप में आप धीमे धीमे सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान के द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये साल थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहने वाली है। तो आप अगर धीमे धीमे इन्वेस्ट करेंगे एसटीपी के द्वारा तो यू विल गेट अ बेटर एवरेज इन द प्राइसिंग। सो दैट्स द रिकमेंडेशन अमित। और अपने तमाम व्यूवर्स को मैं बता दूं कि आप अगर चाहें तो हमें फेसबुक पर और ट्विटर पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। लाइव है हमारा शो फेसबुक और ट्विटर पर। तो फिरोज से अगर कोई भी आपका सवाल है टैक्स से जुड़ा हुआ, जैसा आज हम टैक्स की और बजट की बात कर रहे हैं उससे जुड़ा हुआ, या आपके पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, तो फिरोज हमारे साथ लाइव है और साथ ही हमारा शो भी लाइव है फेसबुक और ट्विटर पर, तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। अब फिरोज, एक चीज़, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो चलिए पहले कॉलर ही ले लेते हैं। अभी फिलहाल अलका जी हैं फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई। बहुत स्वागत है अलका जी आपका शो में, बताएं सवाल अपना। हाँ जी, मुझे थोड़ा अपने पोर्टफोलियो के बारे में पूछना था कि ये कैसा है। हेलो, ठीक है, हाँ हाँ, आपका पोर्टफोलियो है हमारे पास। कितने साल के लिए आप निवेश करना चाहती हैं? मेरा लॉन्ग टर्म का ही है, अभी 10 से 15 साल तक। तो मुझे ये पूछना था ठीक कि है, और इसमें कौन सा फंड इन्वेस्टमेंट ऐसा आप है। आगे बढ़ाना भी चाहती हैं क्या? जी जी जी। ठीक है जी, आवाज आ रही है आपकी अलका जी। आप शायद कुछ फंड्स के बारे में पूछना चाह रही थी अपने। मैं ये पूछ रही थी कि मेरे फंड सिलेक्शन सही है, इसमें मैं किसी में मुझे निकलना है या किस में कंटिन्यू करना है वेल्थ क्रिएशन के लिए। बिल्कुल, फिरोज जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो बताएंगे। फिरोज। यस, आई थिंक अलका जी के पॉइंट वन ये है कि उनके पास, अलका जी के पास 10 फंड हैं। ये देखा गया है स्टैटिस्टिकली 6 से 7 फंड से ज़्यादा फंडों की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है जब तक कि करोड़ों में रुपया ना लगाना हो। तो आई थिंक अपने स्कीम्स को 6 से 7 स्कीम्स में सीमित रखें। स्पेशली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो आप एक मुश्त भी निवेश नहीं कर रहे हैं, तो 6-7 स्कीम से ज़्यादा आपको, ज़्यादातर तम रूल की तरह अलका आपको ये मान के चलना है। पॉइंट टू ये है कि आपकी जो स्कीम्स हैं उसमें थोड़ी चेंजेस की ज़रूरत है। आई विल रीड इट आउट टू यू। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ एक अच्छा स्कीम रहा है, चिराग सेतलवाड़ उसके फंड मैनेजर हैं। आगे चलते हुए उसमें निवेश ना करके अगर आप कैनरा और रेबेको इमर्जिंग एक्विटीज़ में निवेश करेंगे वो बेहतर होगा। जो पैसे आप ऑलरेडी HDFC मिड कैप में इन्वेस्ट कर चुकी हैं उसको आप बरकरार रखें, और जो नए किस्त हैं, आपके नए इंस्टॉलमेंट्स हैं, उसको डेफिनेटली आप कैनरा रेबेको इमर्जिंग एक्विटीज़ में कर सकते हैं। IDFC एक्विटी को रिलायंस लार्ज कैप से रिप्लेस करें। शैलेश राजबान उसके फंड मैनेजर हैं, बहुत अच्छा फंड है। डेट कैटेगरी में IDFC डायनेमिक बॉन्ड फंड जो है वो मेरे हिसाब से उसकी एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं, उसकी रिटर्न पोटेंशियल रिलायंस क्रेडिट रिस्क फंड से कम होगी। सो चेंज दैट फ्रॉम IDFC डायनेमिक फंड टू रिलायंस क्रेडिट रिस्क फंड। ICICI फ्लोकस ब्लू चिप को कंटिन्यू कीजिए। कोटक अपॉर्चुनिटीज़ फंड को कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप से रिप्लेस कीजिए। आई थिंक दीज आर द फ्यू चेंजेस अलका आपके लिए। चलिए, तो ऑल द बेस्ट अलका, आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल गया। इसी तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाते रहें। और फिरोज, हमारे पास एक सवाल आया है फिलहाल फेसबुक में, वो सवाल भी शामिल कर लेते हैं शो में। पूछना चाह रहे हैं कि ATC में और कौन कौन सी छूट मिल सकती है, क्या कुछ और चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए ATC में? इस बार के बजट में क्या इसमें बदलाव दिखाई दे सकता है? देखिए, आई थिंक ATC में ऑलरेडी इतनी क्राउडेड स्पेस है, उसमें डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, PPF है, EPF है, NPS आ गया, अभी इक्विटी में इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, होम लोन की प्रिंसिपल रीपेमेंट है। तो काफ़ी सारी नंबर ऑफ ऑप्शंस काफ़ी हैं, बट लिमिट जो है वो कम है।
तो ऑप्शंस काफ़ी बार एक इंसान की जो एटीसी की लिमिट है वो ईपीएफ में ही कवर हो जाती है। तो मेरे हिसाब से उसमें नई इंस्ट्रूमेंट्स को शामिल करने की ज़रूरत इतनी नहीं है जितनी कि वो लिमिट बढ़ाने की है। पॉइंट वन, ईएलएसएस स्कीम्स जो हैं वो ज़रूर आप करें, क्योंकि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस आपकी एम्प्लॉयर्स के द्वारा ईपीएफओ को जाता है, उसमें सिर्फ ब्याज दर मिलता है। तो आपको इक्विटी की ज़रूरत है, तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स का आप प्रयोग करें और उसी की उम्मीद रखें। और कोई भी और इंस्ट्रूमेंट्स आने से किसी का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इट्स ऑलरेडी अ क्राउडेड प्लेस विद अबाउट 10 इंस्ट्रूमेंट्स परमिटेड। ठीक है। और एक और सवाल फेसबुक पे आया है फिरोज, इसे भी मैं शामिल करना चाहूंगी, हालांकि इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। जय पालन जी ने सवाल पूछा है, ये कहते हैं कि आई वांट टू गिफ्ट ₹6 लाख टू माय डॉटर, सो व्हाट आर टैक्सेस फॉर दैट। जैसे इसके पहले फिरोज हम बात कर भी रहे थे कि आप ब्लड रिलेशन में कितना भी गिफ्ट कर सकते हैं, इंडिया में आपको ये छूट मिली हुई है। आप 6 लाख या 6 करोड़ 60 करोड़ भी अगर अपनी बेटी को गिफ्ट करना चाहें तो वो टैक्स फ्री ही होता है। फिरोज यस, आई थिंक शालिनी आपने इसका सही उत्तर दे दिया है। बट जैसे आपने कहा कि आपकी बेटी है, तो डेफिनेटली वो रिलेटिव की डेफिनेशन में आता है। रिलेटिव का डेफिनेशन इनकम टैक्स में काफ़ी एलॉबरेट है। आपका खुद का लीनिएज होता है, पूरे बाप दादा, उस सबसे गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्स फ्री होता है। सो वो रिलेटिव का डेफिनेशन पढ़ लीजिए। ऑफ कोर्स डॉटर के लिए वो पढ़ने की बिल्कुल ही आपको ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट टू गिव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव कौन कौन होते हैं वो पढ़ना ज़रूरी है। बट डॉटर के लिए जैसे आपको शालिनी जी ने बताया ऑलरेडी, इट इज़ एब्सोल्युटली टैक्स फ्री। बट ये ज़रूर ध्यान रखें, डॉक्यूमेंटेशन करना ज़रूरी है। अगर वो आप लोन के तौर पे दे रहे हैं तो वो लोन का डॉक्यूमेंटेशन करें, अगर गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं तो गिफ्ट का डॉक्यूमेंटेशन होता है, गिफ्ट डीड बनती है, साइन होती है, नोटराइज होती है, ताकि एक पेपर ट्रेल बना रहे, ताकि आपको आगे चल के उसको आइडेंटिफाई करने में, उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने में क्लियरली आपको बेनिफिट हो। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। और फिरोज एक चीज मैं और ऐड करूं, आप पैसे कितने भी दे दें वो जरूर फ्री है, लेकिन उससे होने वाली जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स जरूर भरना पड़ता है। तो ये बहुत पेचीदा एक सवाल है और इसके लिए आपको बारीकी से देखना होगा। सिर्फ आपने पैसा गिफ्ट कर दिया उससे ही टैक्स नहीं बच जाता है, अगर उसके ऊपर कोई कमाई हो रही है तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ सकता है। और फिरोज आज का शो तो हमें यही खत्म करना पड़ेगा। हालांकि बहुत से लोग हैं जो फेसबुक पे अभी भी जुड़े हुए हैं और एक एक करके सवाल हमारे पास आ रहे हैं, तो हो सकता है अगला जो हमारा शो है उसमें हम इन सभी लोगों के सवालों का जवाब दें। लेकिन फिलहाल आज आप हमारे साथ जुड़े और खास करके बजट और अंतरिम बजट के बारे में आपने दर्शकों को समझाया। बहुत शुक्रिया आपका फिरोज शामिल होने के लिए शो में।